यूपीएससी कहता है कि भाई एग्जाम लेता है प्रीलिम्स वाला कि जो ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब भैया अभी आप और तैयारी करिए, अभी आप मेंस के लायक नहीं। तो एक्चुअली नौकरी का एग्जाम ये दोनों है, मेंस और इंटरव्यू। तो आप देखेंगे टोटल जीएस में ऐसी प्रीलिम्स में 180 सवाल होते हैं, 400 नंबर का होता है, टोटल 4 घंटे। ऑफ कोर्स पहले जीएस होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर गैप मिलता है कुछ देर का, रियल टाइम एग्जाम जब होता है, फिर आप सीसैट का एग्जाम दे रहे होते हैं। ध्यान रखना, इनको छोड़ दीजिए अगर आप, तो 250, 250, 500 और ये 500 और ये 500, 1500 और फिर ये 250, 1750 नंबर का आपका क्या होता है, ये मेंस हो जाता है। ये बेसिक पे लिखा हुआ है ना, 56,100। और आप देखेंगे अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं, 37 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो आपकी बेसिक पे 2.5 लाख है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम दोस्तों, और इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाला हूं। आप ढूंढ रहे होंगे कि सर यूपीएससी की तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो बेसिक चीजें आपको जाननी होंगी। आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, मेरा वीडियो आपको मिल गया है अगर, तो मुझे बता देना हाँ सर आपका वीडियो मिल गया। तो भाई इस वीडियो में मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस की बात करूंगा क्योंकि आप नए एस्पिरेंट्स अगर हो, आप नहीं जानते हो कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। हमको आईएएस की तैयारी करनी है, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्या एज लिमिट्स होती हैं, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, कितनी क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, ये सारी बातें जो है मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, आप ऑफलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं मुझसे कुछ डाउट पूछना है आपको, है ना, आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तैयारी करने के लिए, तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आके मेरे साथ आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस जो सेशन का पीडीएफ है वो यहाँ अपलोड कर दूंगा मैं, तो जब आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से पीडीएफ निकाल लीजिएगा, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पर लेके आया हूँ जो आपको फर्दर कभी आगे फ्यूचर में रेफर करने में हेल्प करेगी, जैसे सिलेबस वगैरह आपको हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, अभी आप क्लास 12th आपने क्रॉस किया है, आप 12th साइड मैथ साइड थे, आप बायो साइड थे, आप कॉमर्स साइड थे, आप आर्ट साइड थे, आप कोई भी साइड रहे हो, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि आप यहां से 2029 में अगर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो ये बैच ऐसे डिजाइन किया गया है जो 3 ईयर का बैच होगा, और ये इसका नाम है प्रारंभ 2029 बैच। यानी कि जो सारे स्टूडेंट्स 2029 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैच है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 2030 में अटेम्प्ट देना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा 1 साल पहले ही क्लास खत्म हो जाए, कोचिंग खत्म हो जाए, और फिर मैं 1 साल सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो भी आपके लिए है ना। तो ये बैच उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यहां पर बनाया गया है, 3 साल का ही बैच होगा। नाउ ये बैच क्लास 12th के बाद जितने ही बच्चे जा रहे हैं कॉलेज में उनके लिए है, लेकिन दोस्तों इस बैच के अंदर ना 3 साल तैयारी करवाई जाती है। 3 साल आपको पढ़ाया जाएगा। पहले साल में जो है आपके बेसिक्स कवर कराए जाएंगे, आपकी एनसीईआरटी वगैरह होती है। दूसरे साल में फिर से आपकी एनसीईआरटी से लेकर एडवांस तक जाते हैं हम लोग, और तीसरे साल में फिर आप देखोगे तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं, है ना, उसके अलावा जो आपका यहाँ पर प्रीलिम्स के रिवीजन होगा, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, वो सब चीजें यहाँ पर चलेंगी। तो एक रिगरस तरीके से 3rd ईयर में आपकी रिवीजन होगा, आपका टेस्ट होगा, और बाकी ये 2 साल आपको धुआंधार तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से ये 3 साल का होता है, क्योंकि आप कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपको समय चाहिए होता है अपने कॉलेज के लिए भी। तो ये इस हिसाब से बैच को बनाया गया है कि आप कॉलेज के साथ साथ ये अपनी तैयारी को यहाँ पर आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो भाई देखिए सर, इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, कभी लाइव क्लास नहीं कर पाओगे इस बैच में, तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, कॉलेज में है नहीं देख पाए तो आके रिकॉर्डेड देख लिया, 2x पे देख लिया, ये सारे फायदे होते हैं। आपको मेंटरशिप मिलेगा, कभी आपको लग रहा है मुझे कुछ डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप फॉर्म भरिए, आपके मेंटर्स पे कॉल जाएगी, मेंटर्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हैं, कुछ अगर स्ट्रैटेजी जाननी है, समझनी है, वो भी आप पूछ सकते हैं। क्लास के नोट्स मिलते हैं आपको, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन करके दिया जाता है कि तुम कहां सही लिख रहे हो, कहां गलत लिख रहे हो आंसर्स, है ना। इसके अलावा आपकी यूपीएससी वाला किताबें होती हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर टोटल ना आप देखोगे तो इस प्रकार से 22 किताबें होंगी यूपीएससी वाला की। यानी कि अगर आपके दिमाग में सवाल है कि सर कितना हमें पढ़ना कहां से होगा, तो भाई आपको किताब भी दी जाएगी 22 किताबें। ये एडवांस लेवल की किताबें होंगी 22, जो आपके पूरी तरह से प्रिपरेशन में काम आएंगी। इसके अलावा ये 11 एनसीईआरटी की किताबें होंगी। एक डाउट रहता है सर 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी सब पढ़नी है क्या? टोटल 52 एनसीईआरटी हैं मिला जुला के, ओल्ड और न्यू मिला के, इतनी कैसे पढ़ेंगे? तो इनको 11 एनसीईआरटी में क्लब कर दिया गया है ना। जहां की जितनी रिक्वायरमेंट होगी इंफॉर्मेशन की वो उसमें यहाँ पर आपको मिलेगी। और साथ ही साथ ये 11 एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको इसमें 5 वर्क बुक भी मिल रही है।
यानी कि जो पढ़ा उसको प्रैक्टिस करने के लिए किताब भी है। तो टोटल आप देखोगे तो इस बैच के अंदर आपको 22 किताबें एडवांस की और टोटल 16 किताबें और 38 किताबें घर जाएंगी आपके, यस, इसी बैच के साथ। तो आपको लग रहा होगा सर इसका पैसा तो बहुत होगा, नहीं, मैं आपको बताता हूं इस बैच का जो प्राइस है दोस्तों, वो प्राइस है 28,999 और ये कुछ वैलिड टाइम के लिए राइट नाउ है। ये प्राइस 1 साल का नहीं है, ये प्राइस 3 इयर्स का है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप डिवाइड करो 29,000 को 3 सालों से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना यहाँ पर प्राइस पड़ रहा है। इसी प्राइस में पर ईयर का प्राइस समझ में आ जाएगा और उसी प्राइस में आपको ये 38 किताबें भी मिल रही हैं। इमेजिन करिए कि आप मार्केट में 38 बुक्स खरीदने जाएं तो कितने की मिलेंगी। और साथ ही साथ ये नहीं, इसके अलावा आपको एक ऑफिसर्स बैग मिल रहा है दोस्तों। ऑफिसर्स बैग में क्या क्या होगा, हमने बैच लॉन्च के टाइम ये सब चीज बातें जो हैं वो आपसे बताई थी, तो आइए जरा एक बार आपको बता देता हूं। ये एक बैग मिलेगा आपको, ऐसी कमिटमेंट डायरी मिलेगी, इस बैग के अंदर डायरी होगी इस तरह की, है ना, ऐसे आपको मैप्स मिलेंगे, पूरा यूपीएससी का सिलेबस मिलेगा, मोटिवेशनल पोस्टर्स होंगे, आपको राइटिंग पैड मिलेगा, हाईलाइटर्स होंगे, ऐसे पेन स्टैंड होगा, उसमें घड़ी लगी होगी, ऑल भी चीज, बुक मार्क्स होंगे, ऐसे स्टिकी नोट्स होंगे, एक एम्बेसडर आपको मिलेगी जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, राइट, ऐसे आपको यहाँ पर नेम प्लेट रखने को मिलेगी टेबल पे। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ऐसे मोटिवेशन के लिए भी रख दी गई है। तो ये पूरा ऑफिसर्स बैग आपको बैग मिलेगा। अच्छा, ये जो अवेलेबल है सिर्फ 7 अप्रैल तक है, इसी प्राइस में 28,999 में आपको ये किताबें मिलेंगी, घर तक पहुंचेंगी, ये ऑफिसर बैग भी आपके घर जाएगा और आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स मेन सब कुछ आपको कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज सब चीजें आपको मिलने वाली, पूरा पैकेज है। तो ये सब चीजें आपके इस बैच में है। और जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, तो जो इंग्लिश बैच है वो आपका दो भाषा में बैच है, एक इंग्लिश है और एक प्योर हिंदी है। तो इंग्लिश बैच में ये सारे टीचर्स है जो आपको पढ़ाने वाले हैं, और जो आपके हिंदी बैच है उसमें ये टीचर्स आपको पढ़ाने वाले। चलिए, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दों पे। जब बात करेंगे हम लोग, पहले मैं शुरू करूंगा एग्जाम पैटर्न से। सिलेबस से पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम होता कैसा है ना, ये एग्जाम पैटर्न इसका क्या है। तो आइए दोस्तों पहले समझते हैं। देखिए सीधी बात है, ये एग्जाम दोस्तों 3 फेजेस में होता है। एक होता है प्रीलिम्स एग्जाम, एक होता है मेंस एग्जाम और एक होता है इंटरव्यू एग्जाम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो प्रीलिम्स होता है ना, ये आपका ऐसा होता है कि इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, यानी कि प्रीलिम्स में जितने नंबर आपके आते हैं उसको फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर आप मेंस देने गए, आपने मेंस क्वालिफाई किया, आप इंटरव्यू देने गए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू आपके क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या है, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, किसकी क्या रैंक आई, तो उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपकी मेरिट में नाम जो है आपकी मेरिट बनती है। तो एक तरह से प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। यानी कि यूपीएससी कहता है कि भाई एग्जाम लेता है प्रीलिम्स वाला कि जो ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब भैया अभी आप और तैयारी करिए, अभी आप मेंस के लायक नहीं है। तो एक्चुअली नौकरी का एग्जाम ये दोनों है, मेंस और इंटरव्यू, इस बेसिस पे आपको नौकरी मिलती है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम छटनी करने का एग्जाम होता है। एक तरह से यूपीएससी का एक ये तरीका है, प्रोसेस है, जिसमें कुछ कैंडिडेट को छांट दिया जाता है कि अभी आप और तैयारी करिए। ये कुल मिला के आसान सी भाषा में होता है, ऐसे कोई कहता नहीं है, लेकिन असलियत यही है। एनीवे, जब प्रीलिम्स की बात होती है दोस्तों, तो प्रीलिम्स के अंदर आप देखोगे 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस का पेपर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजें, करंट अफेयर सब चीजें आती हैं, साइंस एंड टेक। और एक होता है सीसैट, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, रीजनिंग, है ना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें इसमें होती हैं। तो जो जीएस है उसमें 100 सवाल आते हैं दोस्तों, हर सवाल 2 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 80 क्वेश्चन होते हैं सीसैट में, हर सवाल यहाँ पर 2.5 मार्क्स का होता है। तो आप देखेंगे तो ये 200 नंबर का होता है और आप देखेंगे तो ये भी 200 नंबर का होता है। अब जब कट ऑफ बनती है, ध्यान रखिएगा, सीसैट तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको 33% के अप्रोक्सीमेटली आपको नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि 67 मार्क्स के आसपास आपको चाहिए होगा, आप क्वालिफाई कर गए। अब इसमें कोई कैंडिडेट है जो 200 में 200 नंबर ही पा जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो कोई 68 पाएगा और कोई 200 पाएगा, तो एक ही बात है, क्वालिफाई दोनों करेंगे। ठीक है, इसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होंगे। जब जीएस की बात आती है, तो जीएस के बेसिस पे कट ऑफ बनती है, यानी कि जिनको प्रीलिम्स से क्लियर करके मेंस देने का मौका मिलता है, तो वो जीएस के पेपर के बेसिस पे ही होगा। वो कट ऑफ जो है पेपर टू पेपर हर साल डिफर करती है। ठीक है, कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर करती है। तो ये एक चीज हो गई प्रीलिम्स के अंदर। तो ये प्रीलिम्स के अंदर आप देखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, जो उसे क्लियर कर लेता है। मोड ऑफ एग्जाम देखो ऑफलाइन है, मैं बता दिया 400 मार्क्स का होता है, 2 पेपर होते हैं, 2 घंटे का ईच पेपर होगा। और ध्यान रखना कि इसमें यहां पर दोनों ही पेपर में कट ऑफ भी नेगेटिव भी होता है, दैट इज 1/3 ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि 1/3 मार्क्स जो आपके उस क्वेश्चन को अलॉटेड है, जो कि 2 नंबर होते हैं, तो वो क्या होंगे, वो आपके नेगेटिव। अगर गलत जवाब दे दिया या फिर आपने क्या किया, आपने मल्टीपल जवाब दे दिए, हो सकता है उसमें से एक सही ऑप्शन आपने लगा दिया, एक गलत ऑप्शन लगा दिया, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 आपने ऑप्शन लगा दिए, तो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये हो गया प्रीलिम्स का। जब मेंस में आते हैं दोस्तों, यहां पर भी मोड ऑफ मीडियम एग्जाम इंग्लिश और हिंदी होता है। ऑफ कोर्स यहां पर एक पेपर इंग्लिश का भी होता है, तो वो इंग्लिश वाला पेपर हिंदी में तो आएगा नहीं, वो इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है,
ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। ये टोटल 1750 नंबर का होता है। अब इंडिविजुअली बताऊंगा कि कितने पेपर्स उसमें होते हैं अभी आगे चल के, राइट। ये भी ऑफलाइन होता है, इसमें 9 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 9 पेपर कितने कितने मार्क्स के होते हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ 3 घंटे का एग्जाम होता है दोस्तों। हर पेपर जो आपका मेंस के 9 पेपर होते हैं, एक दिन में नहीं होते हैं, ऑफकोर्स कई दिन में मेंस होता है। तो आपके जो हर पेपर जो होता है 9 पेपर, हर पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है। और यहां पर ऑफकोर्स क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि लिखना होता है आपको, तो यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसके बाद जो तीसरा फेज होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का फेज। और दोस्तों ये इंटरव्यू का फेज जो है ये आपका 275 नंबर का होता है। तो बेसिकली 1750 और 275 इन दोनों के बेसिस पे ही आपका मेरिट, फाइनल मेरिट बनती है, यानी कि प्रीलिम्स के नंबर को इसमें नहीं गिने जाते। होपफुली इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब मैं प्रीलिम्स के अंदर जाऊंगा तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पेपर 1 जीएस का 100 सवाल 200 नंबर होते हैं, यहाँ 2 घंटे का टाइम होता है। और सीसैट भी आप देखेंगे तो 80 नंबर 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये 2.5 नंबर का एक सवाल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे टोटल जीएस में प्रीलिम्स में 180 सवाल होते हैं, 400 नंबर का होता है, टोटल 4 घंटे। ऑफकोर्स पहले जीएस होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर गैप मिलता है कुछ देर का, रियल टाइम एग्जाम जब होता है, फिर आप सीसैट का एग्जाम दे रहे होते हो, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स हो गया। अब जब मेंस में आते हैं, यानी कि जो कट ऑफ को क्लियर कर लेगा प्रीलिम्स की, उसको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में आप देखोगे तो 9 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 पेपर होते हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा कि ये सारे पेपर्स आप देख सकते हैं 3 घंटे के यहाँ ड्यूरेशन पे है। 3 घंटे की ड्यूरेशन आपको सभी पेपरों में मिलता है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं ऊपर से। देखिए ये जो आपका पेपर ए और पेपर बी है दोस्तों, ये दोनों ही पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी कि इन पेपर ए और पेपर बी को सिर्फ क्वालिफाई करना है। कितना नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? टोटल मार्क्स होते हैं 300 और 300, यानी कि इस पेपर में भी आपको इसका 25% चाहिए होगा और इसका भी आपको 25% चाहिए होगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि 75 मार्क्स जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे दोनों पेपर में। यानी कि अगर आप इसमें 300 300 300 में 300 भी ले आए, जो कि नहीं होता है कभी, लेकिन अगर ले भी आए 300 में 300, तो वो नंबर ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अब यहां पर कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वां जो शेड्यूल है उसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से आप चूज कर सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। पेपर बी देखिए इंग्लिश का होता है, तो ये भी आपका 25% क्वालिफाइंग चाहिए होता है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 हमारा ऐसे का होता है दोस्तों, यहां पर भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है और ये पेपर 250 मार्क्स का है। अब यहां से इन दोनों को छोड़ दीजिए तो जितने भी पेपर हैं 7, वो सातों पेपर 250 नंबर के होते हैं, ठीक है। 250 मार्क्स के आपको सारे पेपर यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इसके बाद सारे 3 घंटे के होते हैं, ये समझ में आ गई। अब सर ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे बेसिकली आप देखोगे तो हमको 2 ऐसे जो है लिखने होते हैं, कई सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं, तो हमको 2 ऐसे कहीं ना कहीं लिखने होते हैं, ठीक है। और ये आपके 3 घंटे में आपको वक्त मिलता है। इस पे हम कैसे बाद में बात करेंगे कि सर कैसे ऐसे आ जाते हैं, किस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, इन पे हम कभी डिटेल्ड जो है एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं सिलेबस पे, वैसे देखो सिलेबस में एंटर करेंगे तो 1 घंटे से ऊपर 1.5 घंटा लग जाएगा डिस्कस करते करते, क्योंकि इतना सिलेबस यहाँ पर होता है, इसको डिस्कस करना है डिटेल से तो वो लगेगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको सिलेबस की बात कर रहा हूँ, इसी में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको बता दूंगा कि मोटे मोटे तौर पर किस पेपर में क्या पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 हो गया ऐसे का। पेपर 2 में आइए, जिसको हम जीएस पेपर 1 कहते हैं, ध्यान रखना पेपर 2 है ये, कहते हैं जीएस पेपर 1 है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में क्या पूछते हैं? देखिए इंडियन हेरिटेज पूछते हैं, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पर आपको एंशंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, ये सब चीजें हो गई। ज्योग्राफी इसमें आपको पूछते हैं, सोसाइटी पूछते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये पेपर जो है आपका पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस होता है। जब हम जीएस पेपर 2 में आते हैं यानी कि पेपर 3 हो गया, तो वो आपका इसमें पॉलिटी होती है। तो आप देख सकते हैं गवर्नेंस का पोर्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वेलफेयर इनिशिएटिव सरकार के हो गए, सोशल जस्टिस की बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, अभी ईरान से इतनी सब यहाँ पर उठापटक चल रहा है, यूएसए, इजराइल, है ना, ईरान, भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उस लड़ाई का, ऑल दीस थिंग्स आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बनता है, तो वो भी आपका इसमें होता है, ठीक है। इन सबके डिटेल्ड सिलेबस है दोस्तों। तो मैं आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए प्लीज कि सर डिटेल्ड सिलेबस, तो मैं वो डिटेल सिलेबस को भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं हर एक पेपर पे डिटेल डिस्कशन कर दूंगा कि किसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जीएस पेपर 3 की बात हो गई, तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स। अब जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स पूछते हैं, और क्या है उसमें साइंस एंड टेक पूछते हैं, और क्या है उसमें एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीजें जो है वो जीएस पेपर 3 का पार्ट बनता है, ठीक है। फिर जीएस पेपर 4 की बात करेंगे तो वहां पर एथिक्स की पढ़ाई होती है, एथिक्स है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है। मैं जब आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं सुबह, द हिंदू न्यूज़पेपर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
न्यूज़पेपर्स है जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। तो मैं जो सुबह 7 बजे क्लास लेता हूँ, 7:30 बजे क्लास लेता हूँ, उसमें मैं आपको सब चीज़ों को बताता भी हूँ। एक बार में टॉपिक आ रहा है तो किस किस जगह पे वो टॉपिक कहाँ फिट हो रहा है, कौन से बार में कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, पेपर 6 में देखो यहाँ पर ऑप्शन होता है। अब जो एक ऑप्शन आपको चूज करना रहता है, और वो एक ऑप्शनल जो होता है दोस्तों, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, यानी कि आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा ऑप्शन फिलॉसफी था, तो फिलॉसफी में आप देखोगे तो वहां पर 2 पेपर्स थे, पेपर 1 और पेपर 2। ध्यान रखिएगा 250 नंबर, यानी कि टोटल ऑप्शनल जो है दोस्तों 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर यहां पर एस्पिरेंट होता है वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शनल चूज करता है, जिसमें वो स्ट्रांग होगा उसमें चूज करता है, यहां पर वो अपना नंबर स्कोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न रहता है मेंस का। इसके नंबर ध्यान रखना, इनको छोड़ दीजिए अगर आप, तो 250, 250, 500 और ये 500 और ये 500, 1500 और फिर ये 250, 1750 नंबर का आपका क्या होता है, ये मेंस हो जाता है। ठीक है, होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई ये वाला कंपलसरी इंडियन लैंग्वेजेस, तो इसमें कौन सा पेपर ले सकते हैं, ये आपके ऑप्शन है। तो लैंग्वेजेस जो मेंशन्ड है हमारे 8th शेड्यूल में, उनमें से ले सकते हैं। तो आप ये लिस्ट पढ़ देंगे, पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ पाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग सर इसमें, मतलब सिलेबस हमने देखा मोटे मोटे तौर पे क्या है, अभी और भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि 3 फेज में एग्जाम हो रहा है। अब आते हैं कि सर हमें क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना कि चाहे कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, है ना, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई डिसेबल्ड कैटेगरी का हो, सबके लिए स्टार्टिंग एज इज 21 ईयर्स। ठीक है, स्टार्टिंग एज 21 साल है, यानी कि इससे पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको एक ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, और अगर आप 21 साल के यहां पर हो चुके हैं, तो भी आप यहां पर एग्जाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मेंस जब एग्जाम देने जा रहे होंगे तब आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। तो जनरली होता क्या है कि आपका प्रीलिम्स जैसे मई में हो रहा होगा, तो आपका कोई भी आप कॉलेज में होगे तो आपका फाइनल एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर यहां तक जून तक हो ही जाते हैं। ठीक है, और आपका रिजल्ट भी जुलाई तक आ जाता है। तो आप जब मेंस देने जा रहे होगे, मेंस का जब आपका एग्जाम होता है, जनरली आप सितंबर में पहुंचोगे, अक्टूबर में देख रहे होगे, मेंस दे रहे होगे, रफली अराउंड दैट, तो आपको ये चीज मिल जाती है ना, यानी कि दिस इज नॉट अ इशू, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के हैं, अभी आपका हुआ नहीं कंप्लीट, तो फाइनल ईयर में भी आप एग्जाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 21 साल की एज पे यहां हो चुके हैं। अब ग्रेजुएशन क्या करना है, कोई भी ग्रेजुएट इक्विवेलेंट जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होती है भारत सरकार के द्वारा, उससे आप कर सकते हैं, राज्य सरकार के द्वारा हो सकती है, गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट भी होता है, कई बार लोग इग्नू से कर लेते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो भी यहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो एज लिमिट दी गई है ये जनरल के लिए दी गई, मतलब ये फॉर एवरीवन, 21 से 32 साल की एज लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि भाई 32 साल जनरली होता, लेकिन चूंकि वो ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको +3 यानी कि 35 ईयर्स तक मौका मिलेगा एग्जाम देने का। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे एससी एसटी की बात करेंगे तो यहां पर उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 32 साल तक होता जनरली, लेकिन 5 साल का मतलब 37 ईयर्स तक इसको यहां पर मौका मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ गए होंगे आप। यहां पर ये तो वैसे जनरल कैटेगरी के लिए हो गया 21 से 32, लेकिन ओबीसी और एससी एसटी के लिए ये एज लिमिट्स हैं कि आप इस एज तक एग्जाम दे सकते हैं। सबके लिए स्टार्टिंग एज 21 है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, लेकिन लास्ट जो एज होगी जनरल के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 35 है और एससी एसटी के लिए 37 ईयर्स। ये बेसिक बात होपफुली समझ में आ गई। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें अगर हम कि सर अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, तो आप देखो जनरल के पास या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास 6 अटेम्प्ट यहां पर होते हैं, तो 21 से 32 साल तक आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ 6 अटेम्प्ट ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं आपको सोच रहे हैं कि हमने 21 साल में 21 पे दे दिया, 22 पे दे दिया, 23 पे दे दिया, मतलब आप सोचे 6 अटेम्प्ट लगातार दे दिए मैंने। आपका अगर 6 अटेम्प्ट हो गए तो 32 साल तक आप पहुंच भी नहीं पाए मान ले, तो भी आपका अब अटेम्प्ट नहीं दे सकते। यानी कि 21 से 32 साल के बीच में रफली जो 9 साल के आसपास बन रहा है, 9-10 साल बन रहा है, 11 साल बन रहा है, तो 9-10-11 साल में आपका 6 अटेम्प्ट ही होंगे। तो वाइजली यू हैव टू चूज अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट भी वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, और अगर कोई ओबीसी या फिर फिजिकली कोई यहां पर ऐसे डिसेबल्ड कैटेगरी में आता है तो उसके पास 9 अटेम्प्ट होंगे, और कोई अगर एससी एसटी का है तो उसके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, लेकिन इस एज लिमिट तक 37 ईयर्स तक की एज लिमिट होगी। ठीक है, अब यहां पर जैसे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन इज द रिक्वायरमेंट। होपफुली ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए यहां पर ना मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने यहां पर आपको क्वालिफिकेशन बता दिया,
ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा। डिग्री चाहिए होगा गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट हो गया, है ना। कोई कैंडिडेट अगर फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन में है और अवेटिंग रिजल्ट्स है आर आल्सो एलिजिबल, वो भी एलिजिबल है टू अपीयर। हाउएवर लेकिन दे मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर द यूपीएससी मेंस एग्जाम। जब आप मेंस के लिए अप्लाई करोगे तब आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, अगर वो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी के अंदर। और कैंडिडेट जो प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लेके बैठे हुए हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी कर सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। एक सवाल ये आता है कि सर यहाँ से एक आपका टॉपिक था कि कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। तो दोस्तों जैसे हम 26 की बात करेंगे, 2026 में जो एग्जाम हुआ उसमें ये सारी पोस्ट थी। देखो डिपेंड करता है कि पोस्ट कौन सी खाली है कौन सी नहीं। तो अभी 2026 में जो हुआ था वो सारी पोस्ट यहाँ पर इस पे एग्जाम हुआ था, ये पोस्ट पे फिलिंग हुई थी। आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज हो गया, है ना, आपका आईसीएस हो गया यानी कि आपका सिविल अकाउंट सर्विसेज हो गया, है ना। आप देखिए कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विस, पोस्टल सर्विस, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस हो गया, आईआरएमएस हो गया, आईआरपीएफएस हो गया यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया, आईआरएस हो गया, रेवेन्यू सर्विसेज हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आपका आईटी वाला ग्रुप ए वाला हो गया, इंडियन ट्रेड सर्विसेज हो गया। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट की सर्विसेज होती है, डायरेक्ट समझ रहे हो, दिल्ली अंडमान निकोबार में आप अगर कर रहे हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं इसको, वो ग्रुप बी में आती है। ये होता है पौंडीचेरी के अंदर कर रहे हैं। तो ये सारी पोस्ट जो है जो आपको मिल सकती हैं आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो। अब एक चीज और जो आप लोग के दिमाग में होता है कि सर यहाँ पर इसका थोड़ा सा और मुझे बता दीजिए सिलेबस। तो देखो यार, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स मैंने बताया आपको कि 2 पेपर होते हैं। जो जीएस का पेपर है उसका सिलेबस ऐसे ही लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि इतना एग्जॉस्टिव, लेकिन आप जब पीवाईक्यूज पढ़ोगे तो आप पीवाईक्यूज पढ़ के समझ पाओगे कि अच्छा क्या क्या यूपीएससी पूछता है। जैसे उसमें यहाँ लिख दिया करंट इवेंट्स। अब करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अब ये अनएंडिंग हो गया, है ना। तो ये रिकॉग्नाइज, ये टीचर का एक्सपर्टीज होता है, या आपको एक्सपीरियंस टीचर बता पाएंगे कि ठीक है ये टॉपिक एग्जाम के रिलेवेंस बनता है कि नहीं। या आप पीवाईक्यूज देखोगे, आप नहीं भी कहीं क्लास करते हो तो भी आप पीवाईक्यू देख के समझ पाओगे। टाइम ज्यादा लग सकता है खुद करने में, क्योंकि आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद उसको एब्जॉर्व करना पड़ेगा, खुद उसको समझना पड़ेगा अच्छा क्या बोल रहा है। टीचर्स कैन हेल्प यू बेटर, थोड़ा फास्टर हो जाता है। तो आप ही समझ पाओगे अच्छा ये चीज जो है नेशनल इंपॉर्टेंस की है, ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, इस पर सवाल आ सकता है नहीं आ सकता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब हिस्ट्री लिख दिया देखो उसने, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप ध्यान दो कि यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो बेसिकली यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशिएंट हो गया, आपका मेडिवल हो गया, आपका मॉडर्न हो गया, है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट देखो उसमें कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आया। तो प्रीलिम्स में जनरली आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछता है, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब चीजें, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आ गया, ये सिलेबस का पार्ट है। पॉलिटी की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज, ये सब भी पूछता है आपसे, राइट। तो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, कुछ जनरल इश्यूज हो गया एनवायरमेंट के रिलेटेड, एनवायरमेंट पूछ लिया उसमें, बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट हो गया, और फिर उसका साइंस एंड टेक हो गया। तो मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो हम लोग कहेंगे सर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ये आपके ऐसे मोटे मोटे तौर पे सिलेबस का पार्ट बनता है जीएस का प्रीलिम्स के अंदर। जब हम बात करेंगे सीसैट के सिलेबस की दोस्तों, तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, क्लास 10th के लेवल पे आप देखोगे तो बेसिक न्यूमरेसी पूछी जाती है, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश पैसेजेस होंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर सवाल होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, राइट, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। तो जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पर क्या पूछा जाता है, ठीक है। बट ये पेपर को लेकर बड़ा खौफ हो गया आजकल, है ना, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा बढ़ाता चला जा रहे हैं और इस पे लोग ध्यान कम देते हैं। बट एनीवे ऐसा भी नहीं है कि आप सोचोगे कि यार बट खौफ ज्यादा है इस पेपर के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स का। अब मैं थोड़ा अगर मेंस की बात करूं, देखो ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस। अब मैं इसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत सारी चीजें मैं रीड ही करता जाऊंगा, तो इससे बेटर ये कि अलग वीडियो बना के ना मैं उन पे एक एक पॉइंटर्स पर डिस्कस कर लूंगा आपसे कि क्या क्या होगा, थोड़े और धागे खोल दूंगा। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख लो, सिलेबस आपके सामने है, मैं और डिटेल डिस्कशन करूंगा। हाँ, ऑफिसर्स बैग के अंदर भी आपको सिलेबस का पूरा डिटेल दिया गया है, तो वो भी आपको यहां मिल सकता है, ठीक है। ये आपका जीएस पेपर 2 हो गया, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जीएस पेपर 3 हो गया, जीएस पेपर 4 हो गया। तो ऑफ कोर्स यहां पर एक एक चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं आपसे एक डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए, मेरा बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको मुझसे एक डिटेल्ड सिलेबस पे वीडियो चाहिए कि सर एक बता दीजिए हमको कि डिटेल सिलेबस क्या क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर सकूँ। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे देखो लिखा हुआ है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट, राइट। अब अभी आप देखोगे रिसेंटली यहाँ पर आपको डेवलपमेंट हुआ है कि हमारे कंट्री में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि जो नक्सलिज्म है भारत से खत्म हो गया है। कुछ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स निकाली गई हैं जहां नक्सलिज्म खत्म हो गया है।
तो बेसिकली क्या है, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा, राइट। ये आपका स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म और भी चीजें आपको, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखोगे तो वो सब है, राइट। रोल ऑफ मीडिया क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर काफी कुछ चलता रहता है। सरकार कह रही है रिसेंटली कि भाई अब हम इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पर नोटिफाई करेंगे अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड कर दिया जो कि लग रहा है कि नहीं भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए गलत है, खराब, गलत है, नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी होगा। तो सोशल मीडिया के ऊपर काफी रेगुलेशन भारत सरकार आजकल कर रही है, तो वो सब चीजें आपके सिलेबस का पार्ट बनता है। तो ये सब मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन एक अलग वीडियो में। आप चाहते हो तो मुझे नीचे लिख देना कि सर प्लीज डिस्कस द डिटेल वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मेरे हिसाब से हमने सब चीजों पे बात कर ली है, राइट। सिलेबस, इस डिटेल्ड सिलेबस को मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको सिलेबस का क्या होता है वो बता दिया। एग्जाम पैटर्न की बात कर ली हमने, एज लिमिट की बात कर ली, क्वालिफिकेशन की बात कर ली, पोस्ट की बात कर ली, सैलरी की बात और रहती है, तो भाई सैलरी भी आपको बता दूंगा। तो देखिए सैलरी की बात अगर करेंगे दोस्तों हम लोग, यस, तो अगर हम सैलरी की बात करते हैं भाई, तो ये कुछ सैलरी यहां पर रहती है। देखिए अगर आप यहां पर शुरुआत करते हैं तो ये बेसिक पे लिखा हुआ है ना 56,100, और आप देखेंगे अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं 37 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो आपकी बेसिक पे 2.5 लाख होगी। देखो बेसिक पे इज नॉट द एंटायर सैलरी। बेसिक पे क्या होता है कि भाई बेसिक ठीक है, इसके ऊपर आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपको हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, आपको डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलता है, तो ओवरऑल जो आपका कंपनसेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यहां लग रहा है कह रही तो गाड़ी का में नहीं, या इसमें आपका टीए ऐड होगा, आपका इसमें डीए ऐड होगा, महंगाई भत्ता, इसमें आपका एचआरए ऐड होगा, और भी अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पर आपके टोटल सीटीसी को, टोटल जो कॉम्पनसेशन होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिक पे की बात करूंगा तो वो यहाँ पर 56,100 है। जब ये 1 साल से 4 साल की सर्विस में होंगे, आप जैसे एसडीएम है तो आपका ये होगा। फिर उसके बाद आप एडीएम साहब बन गए, आप डीएम साहब बन गए, आप ही बनोगे आप, जी आप डीएम साहब हो हमारे भाई, है ना, आने वाले टाइम के तो आप डीएम साहब हो गए। आपकी बेसिक पे ये है ना। अब आपके टाइम पे और बढ़ जाएगी। अब देखो 7th पे कमीशन भी आ गया है ना, 7th पे कमीशन की बात है। अब ऑब्वियसली पे कमीशन आ रहे हैं, तो पे कमीशन से सैलरी चेंज हो जाती है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी आईएएस ऑफिसर सैलरी 2026 आफ्टर 7th पे कमीशन कुछ ऐसी है, तो इसमें आपको ये सब चीजें ऐड करेंगे तो ये कॉम्पोनेंट और बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आपका सर्विस बढ़ता जाएगा, 9 से 12 साल की सर्विस में डीएस है, 13 से 16 साल की सर्विस में फिर आप डिविजनल कमीशन हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी आप पहुंच जाएंगे, स्टेट्स के अंदर होंगे, स्टेट सेक्रेटेरिएट में, राइट। आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में तो सेक्रेटरी हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो वेरी करती रहे। तो होपफुली आपको सारी बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। मुलाकात करते हैं दोस्तों अब आपसे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।